बीजेपी की तरफ से पीएम उम्मीदवार के लिए नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान तय माना जा रहा है, लेकिन उससे पहले पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को मनाने की कोशिशें जारी हैं। दिन भर पार्टी नेताओं के बीच बैठकों और मुलाकातों का दौर चलता रहा। मुरली मनोहर जोशी मोदी के नाम पर सहमत हो चुके हैं। सुषमा स्वराज की तरफ से भी अब विरोध की उम्मीद नहीं की जा रही है। माना जा रहा है कि कल ही संसदीय बोर्ड की बैठक में मोदी के नाम पर मुहर लग सकती है, क्योंकि पार्टी मन बना चुकी है कि आडवाणी माने या न माने, पीएम पद के लिए नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में न कोई नाराज है, न किसी की कोई शर्त है। यह सब सारी बातें बेबुनियाद है। नरेंद्र मोदी को बीजेपी की तरफ से पीएम उम्मीदवार घोषित किए जाने को लेकर लाल कृष्ण आडवाणी को मनाने का दौर जारी है। इस बीच बिहार बीजेपी के नेता सुशील मोदी ने भी आडवाणी से अपील की है कि वो मोदी के नाम को आगे करें। सुशील मोदी का कहना है कि जिस तरह आडवाणी ने अटल बिहारी वाजपेयी का नाम पीएम के लिए आगे किया था, उसी तरह नरेंद्र मोदी का नाम भी आगे करना चाहिए। सुशील मोदी के मुताबिक लाल कृष्ण आडवाणी पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता हैं। मैं बस लोगों की भावनाओं को उन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। जिस तरह से आडवाणी जी ने अटल जी के नाम की घोषणा की थी, उसी प्रकार और आडवाणी जी को आगे आकर अब नरेंद्र मोदी के नाम की घोषणा कर चुके हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही बीजेपी से गठबंधन टूटने के बावजूद कुर्सी बचाने में कामयाब रहे हों, लेकिन पार्टी में उनके खिलाफ बगावत के स्वर अब मुखर होने लगे हैं। गोपालगंज से सांसद पूर्णमासी राम ने नीतीश को हिटलर करार देते हुए बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है। पूर्णमासी राम तो यहाँ तक कह गए कि लोकसभा चुनाव में नीतीश बिहार में नंबर 1 बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि कई गुटों में बढ़ गई पार्टी नंबर 3 पर रहेगी। पूर्णमासी राम ने ऐलान किया कि वो अगला चुनाव जेडीयू की टिकट पर नहीं लड़ेंगे। साफ है, पार्टी अगर उनके खिलाफ कार्रवाई करती है तो पूर्णमासी राम तैयार बैठे हैं। समय आ जाएगा तो मैं बताऊंगा कि मैं किस पार्टी से लड़ूंगा, और ये उम्मीद रखिए कि मैं इस पार्टी से चुनाव नहीं लड़ूंगा। सांप्रदायिक दंगों की आग में झुलसे मुजफ्फरनगर में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। वैसे तो कई इलाकों में अभी भी कर्फ्यू जारी है, लेकिन सामान्य होती स्थिति के मद्देनजर आज कर्फ्यू में 7 घंटे की ढील दी गई। कर्फ्यू में ये राहत सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सिविल लाइन, कोतवाली और नई मंडी में दी गई। पिछले 6 दिनों से जारी कर्फ्यू में इतनी बड़ी ढील का असर बाजारों में साफ देखने को मिला। लोग खाने पीने और रोजमर्रा के सामानों के लिए बाहर आए तो सड़कों पर काफी चहल पहल दिखी। चप्पे चप्पे पर तैनात सुरक्षा बलों की निगरानी में लोग अपने घरों से बाहर निकले तो सबने इलाके में अमन चैन की कामना की। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं कि आज कर्फ्यू में ढील दी गई है 10 से 5 बजे तक की। हाँ, रौनक वापस आ गई है। प्रशासन का बहुत बड़ा सहयोग रहा और सबसे बड़ा आर्मी का सहयोग रहा। आर्मी ने कंट्रोल किया। यूपी के मुजफ्फरनगर हिंसा मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने वहां फंसे लोगों को निकालने और घायल लोगों को तुरंत मेडिकल सुविधा मुहैया कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से दंगों को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की रिपोर्ट भी मांगी है। मामले की अगली सुनवाई अब सोमवार को होगी। गौरतलब है कि दंगों की सीबीआई जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस भेजा है। अदालत ने कहा कि नहीं, केंद्र सरकार का भी दायित्व है, वो इसको करे, उनकी रिपोर्ट दे। सक्षम उनके अधिकारी जो हैं वो अफिडेविट पेश करेंगे मंडे को। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और मुस्लिम चेहरा माने जाने वाले आजम खान की नाराजगी पार्टी के लिए शर्मिंदगी का सबब बनने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग उठने लगी है, और इस फहरिस्त में सबसे ऊपर नाम है रामगोपाल यादव का। आजम खान के खिलाफ नरेश अग्रवाल ने भी कार्रवाई की मांग की है। पार्टी में बहुत से लोग अनुशासनहीनता कर रहे हैं, करेंगे तो पार्टी के लिए उचित नहीं है और नेताजी को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन दूसरी ओर एसपी मुखिया मुलायम सिंह यादव ने कहा है कि आजम उनसे कभी नाराज नहीं हो सकते। मुलायम ने यहाँ तक कहा कि वो मीटिंग में नहीं आए, इसकी वजह उन्हें पता है। ये आपका कहना है, हमें सब पता है, क्यों नहीं आता। दरअसल आगरा में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पहले दिन आजम खान का इंतजार होता रहा, लेकिन वो नहीं आए। दरअसल आजम खान पार्टी और सरकार से कई बातों से नाराज चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और रामपुर से सांसद और अभिनेत्री जयप्रदा की अदावत पुरानी है। दोनों एक दूसरे पर प्रहार करने की ताक में रहते हैं। आजम के खिलाफ एसपी में कार्रवाई की मांग उठी तो जयप्रदा को भी मौका मिल गया। मुलायम एंड फैमिली पर भड़ास निकालते हुए जयप्रदा ने आजम खान के प्रति सहानुभूति जता दी। आजम साहब के लिए किस तरह का पीड़ा हो रहा है ये मैं समझ सकती हूँ। एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने संकेत दे दिया है कि रूठे आजम खान को मना लिया जाएगा, लेकिन ये जयप्रदा ने आजम की हालत पर चुटकी लेते हुए कहा कि आजम भैया भले ही राखी की लाज नहीं रखें, लेकिन मुश्किल की इस घड़ी में वो साथ खड़ी हैं। मैं एक बहन के नाते उनको भाई मानकर इस रिश्ते को कायम करते हुए उनके साथ देती हूँ, उनके खड़े रहती हूँ। कॉमेडी की दुनिया से सियासत में आए समाजवादी पार्टी नेता राजू श्रीवास्तव ने आजम खान की नाराजगी पर चुटकी लेते हुए बयान दिया है। राजू श्रीवास्तव के मुताबिक आजम और मुलायम मियां बीवी की तरह हैं। तुनक झुनक तो चलती रहती है, ये फिर एक हो जाएंगे। हालांकि राजू श्रीवास्तव ने कहा कि लगता नहीं कि आजम नाराज हैं। राजू ने यह भी कहा कि मुलायम सिंह जो कहते हैं पार्टी में सबको मानना पड़ता है, अनुशासन तो सब में होना चाहिए। आपको बता दें कि राजू श्रीवास्तव को एसपी ने कानपुर लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार घोषित कर रखा है। नेताजी मुलायम सिंह जी, आखिर में उन्हीं की
सब लोग मानते हैं, वो जैसा कहेंगे वैसे ही होगा। मुजफ्फरनगर में छेड़खानी की एक मामूली घटना के बाद तनाव की चिंगारी उठी तो राजनीति की दुश्मनी भूलकर हर पार्टी के नेताओं ने सांप्रदायिक दंगे की आग भड़काने की नापाक कोशिश की। अगस्त की ये तस्वीर बता रही है कि जुम्मे की नमाज के बाद मुजफ्फरनगर में पंचायत हुई। इस पंचायत में हर उस पार्टी का नेता मौजूद था जो एक दूसरे को मुजफ्फरनगर दंगों के लिए दोषी ठहरा रहे हैं। हजारों लोगों की ये भीड़ तब जुटी थी जब शहर में एहतियातन धारा 144 लगाई गई थी। 30 अगस्त की पंचायत में बीएसपी, कांग्रेस और सत्तानशी समाजवादी पार्टी हर दल का नेता मंच से भीड़ को उकसा रहा था, भड़का रहा था। बीएसपी नेता कादिर राणा मंच से हजारों की भीड़ को उकसा रहे थे तो उनके अगल बगल खड़े कांग्रेसी और समाजवादी पार्टी के नेता उनका हौसला बढ़ा रहे थे। मुस्लिम पंचायत के ठीक एक दिन बाद 31 अगस्त को लाखों लोग जमा हुए और मंच पर खड़ी होकर बीजेपी नेता साध्वी प्राची ने लोगों को उकसाया। साध्वी प्राची भड़काऊ भाषण दे रही थी और भीड़ उन्माद में किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। आपको बता दें, पंचायतें तब हुई जबकि जिले में धारा 144 लागू थी। कानूनन 4 से ज्यादा लोग एक जगह जमा नहीं हो सकते, लेकिन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कैसे लाखों की भीड़ में खुलेआम नेता उन्माद का जहर भर रहे थे। और ये सब जब हो रहा था तो पुलिस प्रशासन कान में तेल डालकर सो रहा था। सवाल उठता है कि धारा 144 के बाद भी भीड़ जुटी और अखिलेश सरकार की पुलिस ये सब तमाशा देखती रही। राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख अजीत सिंह को आज बागपत जाने से पुलिस ने रोक दिया। उन्हें गाजियाबाद से पहले लोनी में ही रोक दिया गया। अजीत सिंह का कहना है कि वो दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा कर लोगों से शांति की अपील करना चाह रहे थे, लेकिन सरकार नहीं चाहती कि वहाँ अमन चैन कायम हो, इसलिए उन्हें रोक दिया गया। अजीत सिंह ने दंगों के लिए सीधे मुलायम सिंह यादव को जिम्मेदार ठहराया। अजीत सिंह को रोके जाने पर उनके समर्थकों ने हंगामा किया। लोगों में भाईचारा बनाने के लिए जा रहा हूँ। मुलायम सिंह नहीं चाहते कि मैं जाऊँ, असल में मुलायम सिंह ने तो दंगा करवाया ही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी अगले हफ्ते मुजफ्फरनगर के हिंसाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे। मुजफ्फरनगर में हालात पटरी पर आते नजर आ रहे हैं, लेकिन दंगे को लेकर सियासत जारी है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी मधुसूदन मिस्त्री ने कहा है कि मुजफ्फरनगर दंगों के लिए जो भी दोषी हो, वो चाहे किसी भी दल का हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मिस्त्री ने कहा कि दंगा भड़काने वाले लोगों को जनसेवक या राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता के रूप में किसी भी तरह की छूट नहीं दी जा सकती। लेकिन अखिलेश सरकार की बर्खास्तगी के सवाल को मधुसूदन मिस्त्री टाल गए। आतंकी त्योहारों के मौके पर देश को दहलाने की नापाक साजिश रच रहे हैं, ये बड़ा खुलासा किया है आतंकी यासीन भटकल ने। यासीन के मुताबिक भारत में 3-4 महिला आत्मघाती दस्ते सहित 10 से 12 हमलावर मौजूद हैं, जो आने वाले त्योहारों के मौके पर हमला करने की फिराक में हैं। एनआईए और आईबी की एक संयुक्त टीम ने यासीन भटकल और उसके साथ गिरफ्तार किए गए आतंकी असदुल्ला अख्तर उर्फ हड्डी को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की। इस दौरान भटकल ने कहा कि सारे आत्मघाती हमलावरों को आईएसआई ने ट्रेनिंग दी है। इस खुलासे के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने सारे राज्यों को अलर्ट कर दिया है। गौरतलब है कि इंडियन मुजाहिदीन की सरगना यासीन भटकल को नेपाल बॉर्डर से हाल ही में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद से लगातार उससे पूछताछ चल रही है। कोलकाता में रैगिंग से स्कूली छात्रा की मौत के बाद अभिभावकों ने स्कूल में जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ की। हंगामे में महिलाएं भी काफी संख्या में थी, जिनकी इस दौरान पुलिस से झड़प भी हुई। दरअसल उत्तरी कोलकाता के दमदम इलाके में सीनियर्स की रैगिंग से 5वीं की छात्रा की मौत हो गई थी। आरोप है कि छात्र से कुछ सीनियर्स 100 रुपए की मांग कर रहे थे, नहीं देने पर उन्होंने उसे बाथरूम में बंद कर दिया था, जहां सदमे से छात्रा की मौत हो गई। घटना के बाद से लोग बेहद गुस्से में हैं। हालांकि राज्य के शिक्षा मंत्री ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। यौन शोषण के आरोपों में जेल में बंद आसाराम के अवैध आश्रमों पर कानून का बुलडोजर चल रहा है। इसी कड़ी में राजस्थान के भीलवाड़ा में प्रशासन ने आश्रम के नाम पर करीब 4.5 बीघा जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करवाया। इस जमीन पर 15 साल से आश्रम का कब्जा चल रहा था। गौरतलब है कि जिला प्रशासन ने आश्रम द्वारा अतिक्रमण की शिकायत मिलने पर वहाँ जमीन की नफ्ती कराई थी। इसमें करीब 4.5 बीघा जमीन पर अतिक्रमण होना पाया गया था। आश्रम का जो निर्माण राजकीय भूमि में बना हुआ है, उस निर्माण करके इन आश्रम की जमीन का डिमार्केशन करके अलग कर दिया गया और राजकीय भूमि को अलग कर लिया गया। दिल्ली गैंगरेप के दरिंदों को फांसी होगी या फिर उम्र कैद, इसका फैसला कल होगा। बुधवार को चारों की सजा पर साकेत की फास्ट ट्रैक कोर्ट में करीब 2.5 घंटे तक चली बहस के बाद कोर्ट ने फैसला शुक्रवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। अब कोर्ट सजा का ऐलान कल 2:30 बजे करेगा। कोर्ट ने मंगलवार को चारों आरोपियों विनय, पवन, अक्षय और मुकेश को गैंगरेप और हत्या समेत सभी 13 धाराओं के तहत दोषी करार दिया था। बचाव पक्ष ने दोषियों के लिए सजा में रियायत की मांग की है। वहीं पीड़ित के माता पिता ने दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। क्या 7 साल का बच्चा गले में फंदे लगाकर खुदकुशी कर सकता है? एक बार की यकीन नहीं होता, लेकिन पटना के कदम कुआं इलाके में 3वीं क्लास में पढ़ने वाले एक बच्चे ने इसलिए सुसाइड कर लिया कि उसे वीडियो गेम खेलने से मना किया गया था। अंकित के वीडियो गेम खेलने की आदत से उसके माता पिता परेशान थे और ये नई बात नहीं थी कि अंकुर को उसकी मां ने वीडियो गेम खेलने से मना किया था। लेकिन ये बात बच्चे को इतनी नागवार गुजरी कि उसने अपनी मां के दुपट्टे का ही फंदा बनाकर उस वक्त खुदकुशी कर ली जब उसकी मां बाजार गई थी और पिता दफ्तर में थे। इतनी कम उम्र के बच्चे के सुसाइड करने की घटना से पटना के सिटी एसपी भी दंग है।
पुलिस के लिए ये शॉकिंग है, क्योंकि ये पूरी तरीके से क्रिमिनल एक्ट नहीं है। नॉर्मली पुलिस जो है को क्रिमिनल ऑफेंसेस में सामना करना पड़ता है। चेक बाउंस मामले में फंसी बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट में हाजिर न होने के मामले में आज मुंबई की अंधेरी कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। दरअसल प्रीति ने अपनी फिल्म इश्क इन पेरिस के लिए अब्बास टायरवाला से डायलॉग लिखने के लिए 18 लाख का करार किया था और ये चेक बाउंस हो गया। इसके बाद अब्बास ने अंधेरी कोर्ट में केस कर दिया, जहाँ मामले की सुनवाई थी और इस दौरान प्रीति कोर्ट में मौजूद नहीं थी, जिसके बाद ये गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया। प्रीति के वकील का कहना है कि अब्बास ने अच्छे डायलॉग्स नहीं लिखे और काम में काफी देरी भी की, जिससे फिल्म की रिलीज काफी समय तक अटकी रही। एक मास में शायद डायलॉग को लेकर हुआ, डायलॉग राइटिंग उन्होंने किया था और वो डायलॉग राइटिंग एज पर नॉट सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रीति जिंटा, सो दैट ही फाइल्ड द केस अगेंस्ट हर। सर्विस टैक्स में चोरी के आरोप में फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा फंसते जा रहे हैं। आरोप है कि पिछले कई दशक से बिना सर्विस टैक्स भरे ही वर्मा अपनी कंपनी फिल्म फैक्ट्री लिमिटेड को चला रहे थे। इस बाबत बुधवार देर रात सर्विस टैक्स के 3 अधिकारियों ने उनके दफ्तर पर छापा मारा। कंपनी के ब्यूरो के अधिकारियों ने जब खंगाला तो पता चला कि कंपनी सर्विस टैक्स में रजिस्टर ही नहीं है। देर शाम हुई जांच सुबह तक चली। इस दौरान राम गोपाल वर्मा से 2 बार पूछताछ हुई, जिसके बाद दफ्तर से कई अहम फाइलों को अपने कब्जे में ले लिया गया। सर्विस टैक्स विभाग राम गोपाल वर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी कर अब तक नहीं चुकाए गए सर्विस टैक्स वसूलने की तैयारी में है।